हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और लास्ट क्लास में हमने हड़प्पन्स के वाटर मैनेजमेंट और उनके एग्रीकल्चर और फूड सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आइए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उनके ट्रेड के बारे में जानकर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अ ब्रिस्क ट्रेड, तो एनसीईआरटी ने टाइटल दिया है ट्रेड को अ ब्रिस्क ट्रेड। ब्रिस्क मतलब जैसे ब्रिस्क वॉकिंग होता है ना, मतलब तेज तेज चलना। तो ब्रिस्क ट्रेड का मतलब सिंपली होता है हाईली एक्टिव ट्रेड। तो देखते हैं कि कैसे हड़प्पन्स का ट्रेड हाईली एक्टिव था। द हड़प्पन वर engaged in active trade not only within their own civilization, अदर सिटीज नियर बाय एंड फार अवे। तो हड़प्पन का ट्रेड नॉट ओनली एक तो अपने सिविलाइजेशन में था, मतलब जो हड़प्पन की अलग अलग सिटी थी उनके बीच तो ट्रेड होता ही होता था, बट विथ अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। सो हड़प्पन्स का ट्रेड, एक तो हड़प्पन्स आपस में भी ट्रेड करते थे, जो भी हड़प्पन की सिटी थी, हो सकता है मोहनजोदारो हड़प्पा से करता होगा, कालीबंगन से करता होगा, या आसपास के टाउन्स से करते होंगे। वो तो ट्रेड था ही हड़प्पन का इंटरनल ट्रेड। प्लस हड़प्पन का एक्सटर्नल ट्रेड भी था, और एक्सटर्नल ट्रेड इंडिया के भी दूसरे पार्ट से होता था, और एक्सटर्नल ट्रेड इनफैक्ट बाहर फॉरेन में भी ट्रेड होता था। तो अगर मैप देखेंगे हम, जस्ट ये वाला इसमें, यानी कि हड़प्पा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो यहां पे ये वाले एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी मोटा मोटी। ठीक है, तो इनका ट्रेड आपस में इंटरनल ट्रेड भी होता था, और इंडिया के दूसरे पार्ट से भी इनका ट्रेड होता था। ठीक है, दूसरे पार्ट में अलग अलग सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, इनके इतने एडवांस सिविलाइजेशन लेवल के नहीं थे, बट विलेजेस और छोटे बड़े विलेजेस तो एग्जिस्ट करते होंगे। उसके अलावा इनका जो ट्रेड था वो बाहर भी होता था, मतलब इनफैक्ट अफगानिस्तान से, ईरान से, ओमान से, दूसरे दूसरे जगह से इनका ट्रेड था, यानी कि हाईली एक्टिव ट्रेड था। और कोई भी जो कंट्री की प्रोस्पेरिटी का वन ऑफ द, हम देखेंगे कि वन ऑफ द फैक्टर ट्रेड होता है। जस्ट इंटरनल कंजम्पशन से कोई कंट्री बहुत प्रोस्पेरस नहीं बन पाती है जब तक वो एक्सटर्नल ट्रेड में डील ना करते हो। ठीक है, तो हड़प्पन का ट्रेड हाईली एक्टिव था। दे एक्सपोर्टेड, अब देखते हैं कि उनका जब ट्रेड एक्टिव था, इंटरनल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अब देखते हैं कि वो क्या क्या उनका एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे। सो दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर्स एंड सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज। तो मोटा मोटी ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वहने जो पहनने वाली चीजें हैं, बैंगल्स हो गए या गले के हार हो गए, उस टाइप के ऑर्नामेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। टिम्बर लकड़ी एक्सपोर्ट करते थे, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एक्सपोर्ट करते थे। फिगर 6.11 ऑन पेज 98, आइए देखते हैं 6.11 पेज 98 पे। तो ये देखो, ये ऑर्नामेंट है। तो हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्नेलियन बीड एक्सकेवेटेड एट शूशा प्रेजेंट डे ईरान। तो ये हड़प्पन बीड्स है, कार्नेलियन एक रॉक का फॉर्म होता है, उसको यूज करके ये बीड्स बने हैं। बीड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट में तुम होल कर देते हो ताकि उसमें रस्सी, मतलब ताकि उससे हार बना सके, तो वो मोती वाला फॉर्म है। अब उसका शेप सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, यहां हम देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो इन सबको ये कार्नेलियन बीट्स हैं, जो कि प्रेजेंट डे ईरान में एक्सकेवेट हुए हैं। तो ये हड़प्पन के बीट्स थे, हड़प्पा में भी पाए जाते थे और ईरान में मिले हैं। तो वी कैन बी श्योर कि उस टाइम ईरान से हड़प्पा का ट्रेड, एक्टिव ट्रेड हुआ करता था। तो ये बीट्स हैं, अलग अलग शेप है, इसमें सब में छेद होगा। अल्टीमेटली यहां पे ना हार डाल के इसको पहना जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो डेली ऑब्जेक्ट है, हड़प्पन आइवरी कॉम्ब फाउंड इन ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान। तो ओमान के कोस्ट पे मिला है हड़प्पा का आइवरी कॉम्ब। आइवरी मतलब क्या होता है, जो हाथी के दांत से बनता है। तो हाथी के दांत से बना हुआ ये कंघी, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज विच हड़प्पन यूज टू एक्सपोर्ट। ठीक है, दो एग्जांपल है। तो तो क्या क्या था, ऑर्नामेंट्स थे, जैसे हमने बीट्स का एग्जांपल देखा, टिम्बर लकड़ी वकड़ी करते होंगे, और
जो हमारे और सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज जैसे कॉम्ब और भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं डेली यूज के जैसे मिरर एक्सेट्रा। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन। अब यहां पे वर्ड यूज किया गया है प्रोबेबली, हो सकता है कि गोल्ड और कॉटन भी करते होंगे और पॉसिबली सम फूड आइटम्स। मतलब इनका कोई देखो ऑर्नामेंट्स टिम्बर और डेली यूज का तो एग्जैक्ट एविडेंसेस मिल गए हैं, इसलिए वी कैन बी श्योर। बट उसके अलावा गोल्ड और कॉटन भी एक्सपोर्ट करते होंगे क्योंकि वी नो कि हड़प्पन वर द फर्स्ट सिविलाइजेशन जो यूरेशिया में जिन्होंने कॉटन कल्टीवेशन शुरू किया था। तो ऑब्वियसली कॉटन से क्लोथ बनाते होंगे। आज तक मॉडर्न टाइम में कॉटन के कपड़े इतने फेमस है तो उस टाइम भी तो होते होंगे। और कॉटन की भी एक्सपोर्ट करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और गोल्ड भी एक्सपोर्ट करते होंगे। ठीक है। और चूंकि इनका इतना अच्छा एग्रीकल्चर था और यहाँ पे पूरा रीजन मतलब इजिप्ट में तो देखो तो नाइल है, उसके बगल वाले रीजन फर्टाइल होंगे, बट वैसे ज्यादातर एरिया वहां पे मतलब रेगिस्तान वाला है। इसलिए तुम देखोगे कि ज्यादातर इजिप्ट का आज भी पिरामिड देखोगे कि वहां पे डिजर्ट एरिया काफी है। बट इंडिया में तो ये पूरा एरिया ही जो इंडस वैली था, चाहे इंडस सरस्वती का बेसिन था, वो पूरा मतलब हाईली एग्रीकल्चर के लिए मतलब स्पेशल एरिया था, मतलब फर्टाइल एरिया था। तो पॉसिबली वो फूड आइटम भी एक्सपोर्ट करते होंगे। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर द बीड्स ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन, तो ये जो बीड्स ऑफ कार्नेलियन देखते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स था जो कि हड़प्पन बनाते थे और बाहर इनका बहुत डिमांड था जो कि एक्सपोर्ट करते थे। अब कार्नेलियन क्या है? कार्नेलियन इज अ रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन। सो प्रीशियस स्टोन हो गया जैसे डायमंड, सफायर, ये जो बहुत महंगे महंगे स्टोन होते हैं वो प्रीशियस स्टोन है। और सेमी प्रीशियस स्टोन मतलब उनसे थोड़े कम वैल्यू वाले स्टोन। तो ये जो कार्नेलियन है ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, रेडिश कलर का होता है। फाउंड मोस्टली इन गुजरात, तो गुजरात में पाया जाता है ये स्टोन। तो वहां से ये लोग लेते थे ये स्टोन। तो एक तरह से रॉ मटेरियल का आना होता होगा, फिर जो कारीगर होते होंगे वो इससे बीड्स बनाते होंगे टेक्नोलॉजी मतलब अपना स्किल यूज करके, और फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पन। तो ये बहुत ज्यादा फेमस था। ऑब्वियसली अभी भी देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो उस टाइम भी फेमस था। और ज्वेलरी ऐसी चीज है कि लड़कियों में या हमेशा से फेमस होती है। ठीक है। तो वहां भी हो सकता है रानी वानी इजिप्ट की मंगाती होगी, क्योंकि ऐसे आम आदमी के लिए इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना इजी नहीं होगा। बट फिर भी कोई भी रॉयल फैमिली या नोबल फैमिली इस तरह का यूज करते होंगे, चाहे ये आइवरी का कॉम हो या ये कार्नेलियन के बीट्स हैं। ये एक तरह से एक लग्जरी आइटम की तरह है। ठीक है। हड़प्पन इसे एक्सपोर्ट करते थे। तो क्लियर है कि जो कार्नेलियन के बीट्स थे वो बहुत फेमस है। कार्नेलियन इज नथिंग बट रेडिश सेमी प्रीसियस स्टोन है जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है। हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम। अब कार्नेलियन एक स्टोन है तो स्टोन को ड्रिल करना इजी नहीं होगा उस टाइम में। आज के तरह वहां पे इलेक्ट्रिक ड्रिल नहीं होता था कि मतलब करके ड्रिल कर लिया। और अगर तुम सिंपल ऐसे करके बहुत बार अगर तुम खुद सोचो कि अगर मान लो कि तुम हड़प्पा है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल नहीं है, तो तुम कैसे ड्रिल करोगे? अगर मान लो तुम किसी शार्प ऑब्जेक्ट यूज करके और हैमर से उसको ड्रिल करने की कोशिश करोगे तो वो टूट भी सकता है स्टोन। तो इसकी स्पेशल टेक्निक थी ड्रिल करने की जिसमें वो महारत हासिल कर रखे थे। तो हड़प्पन क्राफ्ट पीपल तो बहुत चीजें जो तुमको सिंपल अभी के टाइम में लगती हैं बट वो सिंपल है नहीं, और वो हमें तब पता चलता है जब हम उसे करने बैठते हैं। तो अभी मैं बोलूंगा कि पत्थर में छेद करना, तो तुम बोलोगे कि यार कितना ईजी है, बस ड्रिल लो और छेद कर दो। बट अगर इलेक्ट्रिक ड्रिल नहीं है फिर कैसे करोगे? फिर फंस जाएगा मामला। ठीक है। फिर वह धीरे धीरे ऐसे करके ड्रिल करना पड़ेगा, जो भी तरीका है। ठीक है। क्योंकि अगर हिट करके ड्रिल करेंगे तो वो छेद नहीं होगा, कोई वो नहीं है ना, मतलब ब्रिटल ऑब्जेक्ट है, वो ब्रेक कर जाएगा। तो स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल देम सो द स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड डेकोरेट देम विद द डेकोरेट देम विद द वेरियस वेज। ठीक है। एंड टू डेकोरेट देम विद द वेरियस वेज। तो जो बीट्स करते थे, एक तो सबसे पहला जो स्किल रिक्वायर्ड था कि इसमें छेद करें ताकि इससे स्ट्रिंग पास हो। ठीक है। एक वो था। उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। जैसे ये वाले में तो डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, इस वाली बीट में देखो इस तरह के अलग अलग उन्होंने वो बना रखे हैं, मतलब शेप्स बना रखे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रखे हैं ताकि वो और ज्यादा ब्यूटीफुल बने। ये सारी चीजों के लिए स्किल चाहिए होता है। ठीक है। और
मतलब सिंपल, तुम चौक या इससे नहीं यूज कर सकते हो, वो फिर इजीली वो हो जाएगा, धोने से या पानी पड़ने से मिट जाएगा। तो कुछ ऐसा यूज करना है तुम्हें, पिगमेंट जो कि परमानेंट हो। ठीक है, तो ये सारी की एक तरह से ये सारी स्पेशल टेक्निक्स थी जो उनको पता थी, चाहे वो ड्रिल करने की सो दैट स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, चाहे उसे डेकोरेट करने की। ठीक है, तभी बाहर इतना फेमस था इनके बनाए हुए बीड्स। अगर टेक्निक बहुत इजी रहती तो वो बस उठा के स्टोन लाते, खुद बना लेते हैं। तो टेक्निक बनाना, टेक्निक भी मुश्किल है जो विद द टाइम डेवलप होता है, तो हड़प्पन के पास थी। इसलिए ये वाली जो बीट थी, इस तरह का जो क्राफ्ट था वो बाहर फेमस है। जैसे आज के टाइम में घड़ी सब बना लेता है, बस स्विट्जरलैंड की घड़ी का अपना स्किल होता है उनके, इसलिए स्विस वॉच इतना फेमस है। तो हो सकता है बीट्स और जो ज्वेलरी थी हर जगह होती हो, लेकिन बट इनकी ज्वेलरी में कुछ अलग बात मतलब था, जो कि इसको ज्यादा स्पेशल और ज्यादा स्पेशल बनाती थी, जिसलिए ये हाईली पॉपुलर था ट्रेड में। दे ऑल्सो वर्कड conch shell, they also worked conch shell into beautiful shell bangles। तो अब जो conch shell है, नथिंग बट जो सीपी होती है, सिंपली जो कॉन्च शेल होता है, ये जो सीपी है जो सी के साइड में मिला होता है, ये इस पे भी काम करते थे। कॉन्च शेल को यूज करके अलग अलग चीजें बनाते थे, जैसे शेल बैंगल्स। सोचो, कॉन्च शेल को यूज करके शेल बैंगल्स बना देते थे। ठीक है, जो बड़ा वाला यूज करते होंगे मेरे ख्याल से शेल बैंगल बनाने के लिए। ठीक है, देखें बैंगल कैसा है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इस तरह से सोचो, कॉन्च शेल को यूज करके शेल बैंगल बना देते थे वो। ठीक है, विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक एट शेल्स आर हार्ड मटेरियल। तो अगेन, हार्ड मटेरियल को तराशने के लिए विदाउट ब्रेकिंग इट स्पेशल टेक्निक की जरूरत है। तो ये सारी स्पेशल टेक्निक है। तो ये जस्ट कहानी नहीं है, एग्जाम में उस तरह से अगर कभी पूछा जाएगा कि व्हाट वर द स्पेशल टेक्निक्स जो कि हड़प्पा में थे, तो वी विल गिव द एग्जांपल ऑफ बीड मेकिंग टेक्निक हो गया और तुम्हारा शेल मेकिंग टेक्निक हो गया। जब मैं नोट्स में दूंगा तो उसमें अलग रटने वाले तरीके से दे दूंगा। अभी जस्ट इंजॉय करो और समझो चीजों को। ठीक है, एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट द हड़प्पन्स इंपोर्टेड इन, अब हो गया कि एक्सपोर्ट तो ठीक है, एक्सपोर्ट ये सब कर दिया, ऑर्नामेंट कर दिया, मे बी कॉटन कर दिया, कॉटन से क्लोथ्स भी एक्सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, और गोल्ड करते होंगे, उसका ऑर्नामेंट, टिम्बर और ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज तो कंफर्म है कि करते थे, क्योंकि उनके एविडेंस भी मिले हैं। अब बात आती है कि इंपोर्ट क्या करते थे। सो व्हाट हड़प्पन इंपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट गुड इज नॉट सो क्लियर। अब ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है एज पर द एनसीईआरटी, कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि वो इंपोर्ट क्या करते थे। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर सिंस दिस मेटल वाज नॉट कॉमन बैक होम। अब हड़प्पा में कॉपर के बने हुए बहुत से आर्टिफैक्ट, बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, अभी नीचे देखेंगे एग्जांपल। और जैसे मूर्ति, मतलब स्टैचू और दूसरी चीजें कॉपर की बनी दिखती हैं, बट कॉपर एज अ मेटल जो हड़प्पन वाला एरिया था, जो गुजरात और मतलब जो इंडस वैली का रीजन था, या हमारा सरस्वती रिवर का रीजन था, उसमें इतना ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं था कॉपर, बट उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत इजीली हड़प्पा में मिले हैं। इनफैक्ट ब्रॉन्ज अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो वी कैन बी जस्ट वी कैन थिंक कि मे बी कॉपर वो इंपोर्ट किया करते थे इन एक्सचेंज ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, जो ये एक्सपेक्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत चीजें इंपोर्ट करते होंगे, बट हम श्योर नहीं है कि व्हाट वर दोस थिंग्स। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से यही है एग्जांपल। आई विल ट्राई टू फाइंड दूसरे एग्जांपल्स नेट से, अगर होंगे सो आई विल जस्ट गिव देम इन द नोट्स। ठीक है, अगर नहीं देता हूं तो जो भी एग्जांपल है बस वही याद करो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कॉपर इंपोर्ट करते थे, क्योंकि बैक होम में, मतलब जो इंडस सरस्वती रिवर का रीजन था, वहां पे कॉपर इतना इजिली अवेलेबल नहीं था। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कॉपर बाहर से इंपोर्ट करते थे। अब याद रखो कि ये जो ट्रेड चल रही है, ये पैसे में नहीं होती थी। आज के ट्रेड की तरह नहीं है कि हमने कुछ सामान भेज दिया, डॉलर ले लिया और फिर वो डॉलर से बाहर से सामान खरीद लिया। उस टाइम जो कोई मनी नहीं था, तो मे भी हो सकता है गोल्ड यूज करते होंगे एज अ मनी के फॉर्म में, कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई हार्ड कॉइन नहीं था। या मोस्ट प्रोबेबली एक बार्टर सिस्टम होता होगा कि ठीक है, कुछ सामान जो मेरे पास है हम दे देंगे और जो तुम्हारे पास है तुम दे दो। तो जैसे कि हो सकता है कि यहां से इन्होंने जो कार्नेलियन बीड्स थे उसके ऑर्नामेंट्स भेजे, वहां से कॉपर आ गए, फिर कॉपर को यूज करके ये अपने ऑब्जेक्ट बना रहे। तो इस तरह का ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम का, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब आते थे द हड़प्पन मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग विद कॉपर। अब देखो, कॉपर
पे काम करने का आर्ट इन्होंने मास्टर कर रखा था। अब क्या है कि कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल, कॉपर अपने में एक सॉफ्ट मेटल है। तुम देखोगे कि आज भी जैसे कि जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं वो कॉपर का वो सब यूज करते हैं, ग्लास यूज करेंगे या कॉपर का जग यूज करते हैं जिसमें पानी रात भर रखते हैं उसको पीने के लिए। तो वो बहुत हार्ड नहीं होता है, मतलब उसको हाथ से भी पचकाया जा सकता है, मतलब कॉम्पैरेटिवली हर चीज यहां पे कॉम्पैरेटिवली चल रहा है, तो कॉम्पैरेटिवली कॉपर एक सॉफ्ट मेटल होता है। अगर लेकिन क्या करते हैं, सोचो उनको ये बात पता था, मेटलर्जी की साइंस पता थी कि अगर कॉपर में टिन ऐड कर दिया जाए, मतलब कॉपर को पिघलाओ और उसमें टिन को पिघलाओ और दोनों को मिक्स कर दो, तो उसके बाद जब कूल डाउन करोगे तो जो रिजल्टिंग मेटल बनता है उस वो बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है कॉपर और टिन का। ठीक है, विच इज हार्डर देन कॉपर। अब ये हार्ड होता है कॉपर से। द हरप्पन यूज ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पैन्स। ठीक है, तो अब उसके बाद हरप्पन ब्रॉन्ज को यूज करते थे जो कि कॉपर और टिन का वो है, एलॉय है, एक तरह से मिक्सचर है। उसको यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, पैन्स बनाने के लिए। और चूंकि हमें पता है कि जो ब्रॉन्ज है वो हार्ड है, हार्डर देन कॉपर है, तो पॉट्स की, इन पैन्स की, इन टूल्स की लाइफ ज्यादा थी। इनकी इनका वो था, मतलब तुम्हारा लाइफ ज्यादा होगा, इनके ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, इजिली ब्रेक नहीं करेंगे, इजिली बेंड नहीं करेंगे। ठीक है, एज वेल विल लेटर से सम फिगुराइंस, और उसके बाद यही ब्रॉन्ज को यूज करके वो कुछ फिगुराइंस भी बनाते थे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, लेट्स सी काम करता है कि नहीं। देखो, एक होता है ओर। ठीक है, और क्या होता है, और तुम्हारा नेचुरल रॉक होता है, रॉक है सिंपल जो नेचर में पाया जाता है, जिससे तुम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसा रॉक जिससे कोई भी एक, चाहे गोल्ड हो कॉपर हो, वो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको ओर कहते हैं। अब ओर के बाद क्या बोलता है, ओर से तुम मेटल बनाते हो। ठीक है, अब जब मेटल वन, कोई भी दो मेटल को कंबाइन करोगे, मान लो मेटल वन है और फिर किसी दूसरे ओर से कोई दूसरा मेटल आया, मेटल वन प्लस मेटल टू, जब दो मेटल को तुम कंबाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, जब मान लो कि दो मेटल वन है और मेटल टू है, M2 है या M3 M4, जितने भी मेटल अब कंबाइन करके अगर जो नया मेटल बनाते हो तुम, उसको हम कहते हैं एलॉय, मेटल का एलॉय। तो कोई भी मेटल, जैसे स्टील एक तरह से तुम्हारा आयरन का एलॉय है। ठीक है, आयरन में दूसरा निकल या दूसरी चीजें डाल के, कार्बन डाल के, आई थिंक स्टील, केमिस्ट्री यार। ठीक है, स्टील बेसिकली आयरन और कार्बन का वही है, आयरन और कार्बन का एलॉय है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज से वो उससे डिफरेंट टाइप का ये बनता है। तो अब देखो, आयरन ऐसे जनरली क्या होता है, स्ट्रांग होता है बट उसमें इजीली रस्ट कर जाता है। तो स्टील में अगर एलॉय है, मतलब आयरन और कार्बन को मिला के बनता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उसी तरह से मेटल में कुछ भी इंप्योरिटी, चाहे दूसरी चीज, जैसे कार्बन मेटल नहीं है लेकिन उस वो भी एलॉय में बनता है, तो मेटल या दूसरा नॉन मेटल, दूसरे एलिमेंट को मिला के अगर मेटल कोई नया बनाते हो, उसको एलॉय कहते हैं। तो इसी तरह से जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज एक एग्जाम्पल है एलॉय का, एंड ब्रॉन्ज इज नथिंग बट एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। ठीक है, टिन का साइंटिफिक नेम का ये सब पता होना चाहिए। साइंटिफिक सिंबल टिन का SN है। ठीक है, तो अभी टिन ही लिखते हैं उसको, Cu कॉपर का साइंटिफिक सिंबल है और इसका SN है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज बेसिकली क्या है, कॉपर और टिन का एलॉय है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्लियर हो गया चीजें। ओर होती है, ओर से मेटल निकलता है, मेटल में तुम दूसरी इंप्योरिटी डाल दो, अब चाहे उसमें तुम दूसरा मेटल डाल दो, और या तुम दूसरा जैसे कार्बन डाल दो या दूसरा एलिमेंट डाल दो केमिस्ट्री के टर्म में, तो वो जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनता है वो एलॉय कहलाते हैं, उसको उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, ठीक है।
केमिकल एलिमेंट, टाइप ऑफ मेटल, ठीक है बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन मास्टर करते थे वर्किंग विद कॉपर, यानी कॉपर सॉफ्ट होता था, उसको टिन के साथ मिला के वो एक एलॉय बनाते थे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज हार्डर होता था, अब वो ब्रॉन्ज को यूज करते थे अपना टूल्स, पॉट और पैंस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब उनमें मेटलर्जी स्किल भी थी। अब ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख रखे हैं कि हड़प्पन का कार्नेलियन बीट का एग्जांपल है और हड़प्पन का आइवरी कॉम का एग्जांपल है। अब ये तो पता चल गया कि उनका एक्सपोर्ट क्या था, इंपोर्ट क्या था। अब है कि टू कंडक्ट सच ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स एंड सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशन। अब ट्रेड भी उनका इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था। अब ट्रेड में जो वे है ट्रेड करने का वो भी डिफरेंट था, वर्सटाइल था। अब वो लैंड रूट भी यूज करते थे, हो सकता है कार्ट, बुलॉक कार्ट से सामान भेजते हो, प्लस वो रिवर रूट भी यूज करते थे जो कि लैंड का है। जैसे कि इंडिया में कहीं भी उनको अगर करना पड़ता होगा तो हमें पता है कि वो रिवर बैंक, रिवर वैलीज में थे, चाहे इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी, चाहे तुम्हारे सरस्वती रिवर और उससे रिलेटेड उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी उस टाइम, या स्ट्रीम्स हो गए, तो उनको यूज करते थे। प्लस वो जो डिस्टेंस, जैसे ईरान हो गया, ओमान हो गया, उनसे जब ट्रेड करने का बात आता था तो वो सी के थ्रू भी ट्रेड करते थे। तो एक तरह से ट्रेड भी उनका वर्सटाइल था, मतलब जो मोड ऑफ ट्रेड था वो भी वर्सटाइल था, इंटरनल एक्सटर्नल ये भी था, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड था वो भी तुम्हारा लैंड, रिवर और सी, तीनों तरह से वो ट्रेड करते थे। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, और ये सबसे पहला इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी था। मैरीटाइम मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू द सी। रिवर वाली चीज को मैरीटाइम नहीं कहते हैं, सी वाली चीज को मैरीटाइम कहते हैं। तो ये पहला इंटेंसिव यूज था, मतलब एक्टिविटी था सी के थ्रू ट्रेड का इंडिया में। ठीक है, उससे पहले अगर सी को यूज करते होंगे तो वो सिंपल यूज करते होंगे लोग, जब ट्राइबल, या जैसे हमने पता था कि पहले के विलेजेस जो थे, जब तक हड़प्पा अपने पीक पे नहीं पहुंचा था, या इंडिया में दूसरे पार्ट में भी जो थे जो कि सिविलाइजेशन तक नहीं बन पाए, बट विलेजेस तो थे, कम्युनिटीज तो थी इंडिया की, हड़प्पन के टाइम में भी थी, उनसे पहले भी एग्जिस्ट करते होंगे, और वो सी को यूज करते होंगे फिशिंग के लिए। ठीक है, हमेशा से सी को फिशिंग के लिए तो यूज किया ही जाता था, बट वो एक सिंपल यूज है सी का। पहली बार था कि फिशिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, ट्रेड के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी है। जब भी हम वर्ड इंटेंसिव लगाते हैं तो मतलब पर यूनिट एरिया, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग ये हो गया अगर पर यूनिट एरिया ज्यादा यील्ड हो, मतलब एक तरह से ज्यादा, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था सी का। यहां पे फर्स्ट टाइम देखा गया एक्टिविटी इंडिया में, फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, जब एक तरह से ट्रेड के लिए तुम सी को यूज कर रहे हो। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध। तो ऑब्वियसली गुजरात और सिंध दोनों पार्ट कोस्टल वाला एरिया में है। अगर ये तुम देखोगे कि ये हड़प्पन रीजन जो मैंने बनाया, तो इसमें जो ये सिंध वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी, इसमें भी कोस्ट है, और जो अपना गुजरात वाला पार्ट है ये भी तुम्हारा कोस्ट है। तो बहुत सारे जो इस तरह से धौलावीरा और दूसरे हड़प्पन साइट्स हैं वो कोस्ट में भी थे। और ऑब्वियसली चूंकि सी के थ्रू ट्रेड हो रहा है, तो जब भी ट्रेड होता है तो जिस कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है एज मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सामान वहीं पे लाके फिर वहां से लोड करोगे शिप में, फिर ट्रेड करोगे, और बाहर से भी कोई शिप आएगी तो अनलोड वहां पे होगा, और फिर दूसरे पार्ट में तुम उसको ट्रांसफर करोगे। जैसा आज होता है वैसा तब भी होता था। ठीक है, कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोथल। लोथल ए स्मॉल सेटलमेंट इज गुजरात हैज अ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन। अब लोथल में, गुजरात में एक सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन है। बेसिन मतलब एक एरिया है जो कि 217 मीटर इन लेंथ एंड 36 मीटर इन विड्थ है, मतलब 217 मीटर लेंथ में और 36 मीटर विड्थ में है। तो एक बेसिन है, एक एरिया है। So the length is just a little more than that of a 2 football ground. तो इसका लेंथ 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी थोड़ा सा बड़ा है। This basin must have been a dockyard. अब इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो उसका सोच रहे होंगे कि किस लिए यूज होता है, मतलब कोई रिटर्न चूंकि उसका नहीं है, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये एज अ डॉकयार्ड यूज होता था। तो डॉकयार्ड क्या होता है बेसिकली? डॉकयार्ड एक लैंड में
तो डॉकयार्ड क्या है? इट इज अ वाटर फ्रंट, वो जो एक एरिया होता है जहां पे शिप डॉक करती है, डॉकिंग मतलब स्टॉप करती है, तो वो तुम्हारा डॉकयार्ड हो गया। अब क्या होता है कि जनरली शिप क्या होते हैं कि अगर तुम शिप समुद्र में है, ठीक है, तो अगर सी में है, अगर मैं एक जैसे एग्जांपल लूं, जस्ट एक मिनट, ठीक है, तो डॉकयार्ड ऐसा होता है जहां पे आके सी रुकती है लैंड के इसमें, और वहां पे तुम्हारा वहां से फिर उसको लोड या अनलोड किया जाता है। तो अब मान लो कि क्या होता है कि अगर तुम सी में, जैसे कि अब यहां पे सी है, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें समझनी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो डॉकयार्ड का जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सी होता है, ठीक है, ये हमारा तुम्हारा लैंड है, ठीक है, और ये मान लो सी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर शिप है यहां पे, ठीक है, शिप यहां पे तो तैर लेती है, लेकिन यहां पे अगर मान लो कि तुम शोर पे शिप को ले आओगे, तो उसको बड़ी शिप आएगी, फिर यहां शोर पे क्या हो जाएगी, वो फंस जाएगी, ठीक है, क्योंकि शोर पे धीरे धीरे वो जो होता है उसका क्या बोलते हैं, जो डेप्थ होता है वो कम होता जाता है, तो नेचुरली शिप आके डॉक नहीं कर सकती है शोर पे, क्योंकि एक बार अगर वो चढ़ जाएगी शोर पे तो फिर वो वापस से सी में नहीं जा पाएगी। तो बहुत बार पहले ट्रेड कैसा होता है, जैसे कि तुम पास्ट में कोई मूवी में भी देखोगे कि शिप सी में ही रुकी रहती है, और नाव से तुम शिप से सामान यहां तक पहुंचा देते हो। फिर क्या होता है, एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तुम ये जो तुम्हारा लैंड है, इसको तुम आर्टिफिशियली थोड़ा सा यहां पे गड्ढा बना देते हो, ठीक है। अब ये लैंड है, वहां पे तुम आर्टिफिशियली, जैसे कि ये यहां पे लैंड था और ये सी है, ठीक है, और ये लैंड है, तो तुम यहां पे एक पतला सा आर्टिफिशियल गड्ढा बना देते हो, जो कि नॉर्मल काफी गहरा है, जहां पे शिप इजीली आ सके। तो अब क्या होगा, जो सी वाली शिप है वो इजीली आके यहां पे रुक सकती है, ठीक है। फिर यहां पे तुम सामान लोड और अनलोड कर दो, और फिर यहां से वापस से शिप सी में चली जाएगी, ठीक है, जो कि अब इजी हो गया लोड और अनलोड करना। तो ये वाला जो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर होता है, यही डॉकयार्ड है जहां पे आके शिप रुकती है, ठीक है। तो इसको तुमको प्रॉपरली खुद बनाना पड़ता है, खोद के, या कहीं नेचुरल डॉकयार्ड होता है, ताकि शिप इजीली आ या जा पाए। वरना क्या होगा, अगर ये डॉकयार्ड तुम स्पेशली यहां पे खोद के गड्ढा नहीं बनाओगे, तो अगर तुम्हारा ये रीजन है, ठीक है, इसको जो समझने के लिए समझो, अगर ये रीजन है, ये सी है और ये लैंड है, ठीक है, यहां पे बहुत शैलो होगा, ऑलमोस्ट सी लहर आ जा रही होती है। अब तुम शिप को अगर यहां पे ऐसे चढ़ा दोगे अनलोड लोड करने के लिए, एक इस तरह से रखोगे, तो अगर बहुत इधर ले आओगे तो शिप फिर लैंड में फंस जाएगी। फिर उसको अगर मान लो थोड़ा सी में रखोगे, फिर तुम्हारे और शिप के बीच में पानी होगा, फिर सामान चढ़ना उतरना मुश्किल है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम यहां काट के एक रास्ता बना दो, जो कि गहरा हो कंपैरेटिवली, जितना शिप को गहराई चाहिए चलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये पानी होता है कि शिप थोड़ी सी डूबी रहती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतना जो गहरा वाला एरिया है, तुमको वो लैंड का करना है ताकि शिप चल सके। फिर उसके बाद यहां पे तुम आराम से शिप को डॉक कर सकते हो, ठीक है, फिर सामान चढ़ाओ उतारो, फिर यहां से चली जाएगी। अब ये डॉकयार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल देखो, जो लोथल का हमारा डॉकयार्ड है, तो ये देखो लोथल का डॉकयार्ड है। तो एक तरह से तुम आर्टिफिशियली गहरा गड्ढा बनाए हो जहां पानी भरा हुआ है,
ठीक है, ह्यूज डॉकयार्ड ऑफ लोथल। आर्टिफिशियल यहाँ पे हम लोग गड्ढा बनाए हैं जहां पानी भरा हुआ है, और ये रास्ता यहां जाके सी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मे बी अब ना हो सकता है सिल्ट के बाद में, बट ऑब्वियसली दैट टाइम वो सी से कनेक्टेड होगा। तो चाहे शिप हो, बड़ी शिप उस टाइम हो सकता ना हो, जो भी छोटी छोटी बोट हो, वो आराम से उस रास्ते के थ्रू आके यहां पे पार्क हो जाती होंगे। ठीक है, फिर यहां पे तुम आराम से अपना माल लोड अनलोड करो और वापस से यहां से तुम शिप को भेज दो। तो एक तरह से डॉकयार्ड है। और मॉडर्न टाइम में भी देखो डॉकयार्ड इस तरह से होता है। अब देखो, ये देखो आसपास यहां पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर जब बना दिया, तो यहां पे शिप को लाना इजी है। अब शिप आ गई, अब यहां पे माल चढ़ाओ, उतारो, क्रेन यूज करो और वापस से शिप को समुद्र में भेज दो, सी में। अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता तो खुद सोचो, शिप पानी में रहती, अगर लैंड पे लाते तो फिर वो फंस जाती, फिर सामान कैसे चढ़ाते। तो इस तरह के स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है, ताकि शिप के आसपास जगह हो, लैंड हो, ताकि वहां से सामान इजिली चढ़ाया या उतारा जा सके। तो देखो ये वो सेम है, यहां पे शिप रुकती होगी, चाहे वो बड़ी शिप, मान लो एक इमेजिन करते हैं यहां पे रुक गई, फिर वहां से सामान आराम से लोड कर दिया उसमें, और फिर ये शिप यहां से निकल के चली गई। तो ये हमारा ह्यूज डॉकयार्ड है लोथल का। तो ये 2 फुटबॉल फील्ड कितना बड़ा है, और वी ऑलरेडी नो कि इसका जो लेंथ है वो 270 मीटर है। तो ये जो लेंथ है वो 217 मीटर का लेंथ है, और ये जो विड्थ है वो सिंपली 36 मीटर का है। ऑब्वियसली विड्थ की ज्यादा जरूरत नहीं है, कितनी उतनी मोटी मोटी आज के जैसे शिप तो नहीं होगी उस टाइम पे। तो ये हमारा लोथल गुजरात में एक बहुत सही डॉकयार्ड मिला है। ये इसलिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल है साइट का। यूपीएससी में कभी क्वेश्चन आएगा तो एज अ डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि दूसरे साइट के सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लोथल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे डॉकयार्ड है। ठीक है, जो कि ट्रेड के तरह यूज किया जाता है। So this basin must have been dockyard, and that is the structure used to receive and send boat for the further transportation of the goods. ठीक है, तो ये वहां पे रिसीव किया जाता है शिप को और बोट से। तो ये जो डॉकयार्ड है इसका यही काम होता है कि शिप इजली होता है। और दूसरी बात होता है कि सी में ना टाइड्स होते रहते हैं, हमेशा चीजें ना ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो वहां पे अगर तुम अनलोड लोड करोगे ना, शिप ऊपर नीचे हो रहा है, तुम कैसे रखोगे सामान, गिर जाएगा आधा सामान। तो जब तुम डॉकयार्ड में शिप लाते हो, तो कि ये आर्टिफिशियली मतलब थोड़ा सा अनकनेक्टेड होता है, मतलब रास्ता से कनेक्टेड है, बट पूरा शिप के मतलब उसके हाई एक्टिविटी से, टाइड से, मान लो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि देखो डायरेक्टली पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है सी से। तो यहां पे वाटर थोड़ा स्टेबल रहता है, तो लोड अनलोड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो मल्टीपल रीजन है डॉकयार्ड के। ठीक है, क्लियर है। अभी गुड, सच इलेबोरेट ट्रेड टेक्निक। अब हमने पढ़ा है कि ये बात क्लियर हो गई अब तक जान के कि अल्टीमेट ट्रेड था उनका। उनका ट्रेड गुड्स मतलब बहुत चीज में था, ऑर्नामेंट्स में था, हो सकता था गोल्ड, कॉटन और फूड प्रोडक्ट करते होंगे, कॉपर इंपोर्ट करते होंगे, मतलब भरा पूरा ट्रेड था। प्लस हमें ये पता था इतना बड़ा बड़ा डॉकयार्ड बना हुआ है, तो सी का ट्रेड भी उनका बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही ज्यादा बिजी था, तभी इतना एफर्ट लगा के डॉकयार्ड बनाया। अगर छोटा मोटा सामान आता तो ऐसे ही बोलते हैं भाई यार चढ़ा दो, ठेल देंगे ना तुम्हारी वापस। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तभी स्पेसिफिकली डॉकयार्ड बनाया गया शिप को मतलब वहां पे रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब काफी इलेबोरेट ट्रेड था। तो अब जब इतना इलेबोरेट ट्रेड है, इतनी ज्यादा सामान आ जा रही है, तो traders to be able to identify their goods and also each other, तो कुछ ना कुछ मोड होना चाहिए ट्रेडर्स का, ताकि वो आपस में एक दूसरे को ट्रेडर्स मतलब किसका सामान है वो आइडेंटिफाई कर पाए और किस ट्रेडर का सामान है। रिक्वायर ट्रेडर टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, कौन सा सामान है और किस ट्रेडर का सामान है, ये आइडेंटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, this seems to have been the chief purpose of the thousands of small seals which have been excavated from the many settlement। अब वन ऑफ द हड़प्पन का जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो एक्सकवेशन में मिले हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है बहुत सारी छोटी 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 सील्स मिली हैं। तो सील्स तुम्हारी इस तरह की सील मिली हैं, ये जो है अलग अलग सील है, एक बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये कुछ सेंटीमीटर बड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सील है, कुछ सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये मुहर लगाने के काम मोस्ट प्रोबेबली आते होंगे, जिसमें कुछ लिखा हुआ भी है और कुछ शेप भी बना रहता है। तो ये बहुत सारे मिले हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्योंकि इतना इतना ज्यादा जब ट्रेड है, तो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और
ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म की जरूरत है, और मोस्ट प्रोबेबली जो इतने सारे स्मॉल सील्स मिले हैं हड़प्पा में, विच हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम मेनी सेटलमेंट्स, उनका यही पर्पस था कि ताकि वो एज अ आइडेंटिफिकेशन काम कर पाए। दीज सील्स वर जनरली मेड अप ऑफ स्टीएटाइट। तो स्टीएटाइट से बने होते हैं। स्टीएटाइट क्या है? अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू द हीटिंग। अब स्टीएटाइट की प्रॉपर्टी है कि एक सॉफ्ट स्टोन है। सॉफ्ट स्टोन होने का एडवांटेज क्या है कि इस पे मतलब इस पे खुदाई करना, इस पे मार्किंग बनाना, इस पे स्ट्रक्चर बनाना इजी होगा क्योंकि वो सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो तुमको चाहिए कि वो ज्यादा परमानेंट हो, तो वो क्या किया जाता था, जब इसको हीट करते थे तो वो हार्ड हो जाता था। तो ये बहुत एक स्टीएटाइट की मस्त प्रॉपर्टी है कि सॉफ्ट स्टोन है, ताकि तुमको जो बनाना है बना लो, और उसके बाद जब उसको हार्ड करने पे वो हार्ड हो जाता था, तो एक तरह से वो परमानेंट हो जाता था फिर उस पर। तो ये ज्यादातर जो सील्स बने थे वो स्टीएटाइट के बने थे, जो कि एक सॉफ्ट, इसको पेपर स्टोन, सोप स्टोन भी कहते हैं, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है और हार्ड हो जाता है हीट करने के थ्रू। दे मेजर्ड ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स। तो जो ये सील्स थे, दे यूज टू मेजर ओनली फ्यू सेंटीमीटर एंड जनरली डिपिक्टेड एनिमल फिगर्स। ये कुछ सेंटीमीटर्स छोटे ही होते थे, मतलब 2-3 सेंटीमीटर लंबे और 2-3 सेंटीमीटर चौड़े, और इनके ऊपर जो जनरली कोई ना कोई एनिमल का फिगर होता था, एंड अबव देम फ्यू साइंस दैट आर पार्ट ऑफ अ राइटिंग सिस्टम। तो ये देखो, ये सील्स यहां पे क्लियर एग्जांपल है कि ये जो 3 सील है, सील 1 सील 2 है। ये पहला जो सील है, इसमें देखो कि एक ये वाला जो जानवर है ना, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न क्योंकि इसमें देखो एक सींग है। तो यूनिकॉर्न जो जिसको अगर फैंटेसी वर्ल्ड पता है, एक तरह का घोड़ा होता है, यूनिकॉर्न बहुत फेमस है इसमें, जिसका एक सींग होता है यहां पे। तो ये वाला जो हड़प्पा में मिला है ना, ये जानवर, इसका एक सिंग है यहां से निकला हुआ, तो इसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, ठीक है। यूनि मतलब वन, यूनिकॉर्न कुछ है, एक हॉर्न के वजह से यूनिकॉर्न हो गया। तो तो ये यूनिकॉर्न का फोटो है, प्लस इसके ऊपर कुछ साइंस हैं जो इनके राइटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। मतलब ये कुछ ना कुछ लिखा है, हो सकता है नाम लिखा हो, ट्रेडर का नाम लिखा हो, या गुड्स का टाइप लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इनकी राइटिंग अब तक डिसाइफर नहीं की है, ठीक है। ये दूसरा सील है, ये भी कुछ सेंटीमीटर ही बड़ा होगा, कुछ मीटर नहीं, छोटे छोटे होते हैं। ये सील में तुमको एक बुल है, हम्प्ड बुल, इसका हम्प है, ये एक तगड़ा सा बुल है, और फिर ऊपर कुछ राइटिंग्स है। उसी तरह से ये वाले जो सील है, इसमें क्या है, हॉर्न्ड टाइगर। एक तो जो स्ट्रिप है, पता नहीं, मुझे तो जेब्रा लग रहा था, लेकिन एनसीईआरटी, लेकिन इसका जो क्लॉ है, ये क्लॉ देख के लगेगा तुमको कि ये जेब्रा नहीं है, ठीक है। तो अपनी अपनी ये है। तो ये एक टाइगर है, उसके स्ट्रिप और उसकी क्लॉ दिखाती है कि, और मे बी फेस का स्ट्रक्चर वो ऐसे लंबा नहीं है इसके तरह। तो ज़ेब्रा नहीं, ये टाइगर है। तो टाइगर है जिसके हॉर्न है, सिंग है, तो हो सकता है उनकी कोई माइथोलॉजी होगी, कोई स्टोरी होगी, क्योंकि अभी तक वैसा तो कोई एविडेंस नहीं मिला है ऐसा टाइगर का जिसका हॉर्न हो। बाकी बुल वी ऑल नो, और यूनिकॉर्न भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हो सकता है उनके स्टोरी या मिथ का पार्ट हो। तो इंटरेस्टिंग है ये काफी। सोचो, यूनिकॉर्न उन्हें पता था, हॉर्न टाइगर पता था, मतलब टाइगर जिसका हॉर्न है। तो ये उनके सील का जनरली टाइप होता था कि छोटी छोटी सील्स होती थी, उसका जो तुम्हारा एक उसमें कोई जानवर का फोटो होता था, कोई जरूरी नहीं है, कोई दूसरे तरह के भी फिगर्स बने होते थे अपार्ट फ्रॉम द एनिमल, और कुछ राइटिंग सिस्टम लिखा होता था, साइंस, फ्यू साइंस लिखे होते थे जो उनकी राइटिंग सिस्टम का पार्ट है। बट द सिस्टम एंड द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टूड। तो प्लस ये जो सिंबॉलिक मीनिंग है इन एनिमल का, कि क्या करता है, हो सकता है ये बिग बुल का मतलब होगा हेवी गुड्स, ये वाला का होगा मे बी यूनिकॉर्न ब्यूटी से रिलेटेड है तो ऑर्नामेंट्स। ये मैं ऐसे फर्जी बना रहा हूं, ठीक है। तो असल में उनका मीनिंग क्या था, वी डोंट नो, ठीक है। ये अभी तक समझना हम नहीं समझे कि इस राइटिंग का मतलब क्या है, या एसोसिएटेड एनिमल का मतलब क्या है। या हो सकता है अलग अलग ट्रेड के ग्रुप्स होते होंगे, उनका एक एक साइन होता होगा। जैसे आज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या कोई भी, इनफैक्ट महिंद्रा है, अगर कार की कंपनी है, उनका एक लोगो होता है, तो हो सकता है इन ट्रेड का लोगो का कुछ भी हो सकता है। यू के आर फ्री टू इमेजिन, यही एडवांटेज है हड़प्पन चीजों का,
हड़प्पा का पढ़ने का, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, देख के ही बस गेस करना है। तो तुम जो गेस करोगे हम उस पर बिलीव भी कर सकते हैं अगर अच्छा लॉजिक दोगे, वरना मेरा अपना गेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा वाइल्ड नहीं होना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को लिखना है। What it is certain they somehow related to the trade। तो ये बेसिकली सील्स के बारे में बता रहे हैं कि सील्स थे, मोस्ट प्रोबेबली उनका यूज वही ट्रेडर्स और गुड्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। एग्जैक्ट उसका सिंबल और राइटिंग का क्या मतलब है वी डोंट नो, बट what is clear is that they were somehow related with the trade, ठीक है। क्योंकि ये सारे सील्स ना एक तरह से बहुत सारे गुड्स पे भी मिले हैं, और इस तरह के सील्स जिन जिन कंट्रीज से ट्रेड करती थी वहां पे भी सील्स के इम्प्रिंट और सील्स मिले हैं, तो उस तरह के लिए भी यूज हो सकते हैं। उसके अलावा जस्ट ट्रेड नहीं है, दूसरे अलग अलग टाइप के भी सील्स हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। हो सकता है सील्स का कुछ रिलीजियस पर्पस भी होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज किया जाता होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द सर्टेन यूज जो हमें पता है कि वो ट्रेड एक्टिविटी है, एनसीईआरटी ये कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप है हड़प्पन सील शोइंग, जो ये पहला सील शो करता है यूनिकॉर्न, दूसरा हड़प्पन सील बुल शो कर रहा है, और तीसरा हड़प्पन सील हॉर्न टाइगर शो कर रहा है। लुक एट दीज 3 हड़प्पन सील्स विथ सम राइटिंग साइंस, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी इंटरप्रिटेशन। तो अब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी भी डिस्कस्ड, तुम्हारा जो भी इंटरप्रिटेशन होगा यू आर फ्री टू डिस्कस, ठीक है। तो काफी डिटेल में डिस्कस हो गया, हमने हड़प्पन के ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, एंड दैट मतलब अब आगे इनके कुछ देखते हैं ऑब्जेक्ट हड़प्पन का, जो वहां पे पॉटरी और दूसरे ऑब्जेक्ट मिले हैं। तो इसका डिस्कशन लेट्स कीप द क्लास शॉर्ट, क्योंकि देखो हड़प्पन का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट था और कंटेंट भी ज्यादा है, तो आई वांट कि तुम लोग समझो और अंडरस्टैंड करो। और ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा एग्जांपल है एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने का, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, तुम्हें देख के डिड्यूस करना है, और ये एबिलिटी सीख लोगे तो ये लाइफ लॉन्ग हर चीज में तुम्हारे काम आएगा, जो साइंटिफिक टेम्पर वाली बात होती है। तो ये जो एनालिटिकल एबिलिटी होता है, जो आर्ट ऑफ डिडक्शन होता है, कि चीजें देख के तुम उसका यूज और उसके कोरिलेशन तुम पता कर पाओ, ठीक है। तो वी डिस्कस इन दिस क्लास, वी डिस्कस अबाउट द हड़प्पन ट्रेड्स। हमने लोथल के बारे में पढ़ा, जहां पे गुजरात में है, जहां पे एक बहुत तगड़ा बड़ा सा डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने अपने मतलब मोटा मोटी बताया, कि वहां पे शिप अगर ला दो तो फिर इजी रहता है, क्योंकि बगल में लैंड है, आराम से यहां पे तुम पानी चढ़ा सकते हो। अगर डायरेक्ट शोर पे चढ़ाओगे तो शोर चूंकि उतना गहरा नहीं होता है, शिप अटक जाएगी, ठीक है। और और यहां पे तुम अगर बड़ी शिप है तो दोनों तरफ से चढ़ा सकते हो, ज्यादा लैंड एरिया है जो कि पॉसिबल नहीं होता है, प्लस सी के टाइड से भी अलग हो जाता है। और हमने हड़प्पन के सील्स के बारे में पढ़ा कि उसमें जो तुम्हारे एनिमल के सिंबल है, कुछ राइटिंग सिंबल है, दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वी डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड से रिलेटेड हुआ करते थे। दूसरे सील्स के एग्जांपल नेक्स्ट आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अब आगे जो उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज या स्पेशल ऑब्जेक्ट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एस्पिरेंट। जय हिंद।